हेलो स्टूडेंट्स, सीजी टेट की इस चौथी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम शिक्षण अभिरुचि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे सवाल हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को विषय का चयन करना चाहिए। तो विद्यार्थियों को विषय का चयन करते समय सबसे प्रमुख बातें कौन सी होनी चाहिए, ये देखना है। तो पहला है विषय की उपयोगिता के आधार पर कि कोई विषय हमारे लिए कितना उपयोग है, वो आधार होना चाहिए विषय चयन करने का। या नेक्स्ट है अभिभावकों की इच्छा अनुसार। तो देखिए, पढ़ना आपको है, पढ़ना बच्चे को है, तो इसमें अभिभावकों का इच्छा ये सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षक के दिशा निर्देश के अनुसार। ठीक है, शिक्षक का गाइडेंस मिलता है तो और बेहतर है, लेकिन बच्चों की क्षमता किसमें है, ठीक है, उनका क्षमता कितना है, उनका इंटरेस्ट किसमें है, उनको वो चीजें समझ आ रही है कि नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन डी है उनकी क्षमता और रुचि के अनुसार। तो देखिए, एक था विषय की उपयोगिता के आधार पर, ये भी ठीक था, और डी है आपका उनकी क्षमता और रुचि के अनुसार पर। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर हम किसी विषय का चयन अपनी क्षमता और रुचि के अनुसार करते हैं तो ये सबसे बेस्ट होगा। इसीलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि एक छात्र लगातार विद्यालय में विलंब से आता है तो हमें क्या करना चाहिए, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। उसके अभिभावकों से शिकायत करेंगे, ये गलत है कि आप क्या कर रहे हैं, आपको जो काम करना चाहिए वो आप माता पिता पर डाल दे रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके कारणों का पता लगाएंगे। बिल्कुल ये सही तरीका है कि अगर कोई छात्र विलंब से आ रहा है, अगर वो दिए गए होमवर्क को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है या उसे कोई चीज समझ नहीं आ रही है, तो आप क्या करें, इसके कारणों को पता लगाएं। ये एक बेस्ट आंसर हो सकता है, लेकिन हम डी और सी और डी ऑप्शन भी देखेंगे। छात्र को विद्यालय से निकाल देंगे, सबसे गलत बात है कि चलो इसको नहीं आ रहा है। इस ऐसा अगर होता तो आज जाने कितने विद्यार्थी स्कूल से बाहर हो गए होते। सभी छात्रों के सामने उसे दंडित करेंगे, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने पर बच्चों में एक कह सकते हैं विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है, ठीक है, वो बहुत बुरा महसूस करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक सिनेमा छात्रों को प्रभावित करता है, घर से पलायन में नहीं, दिव्य सपनों में रत रहने में नहीं, रचनात्मक कार्यों को पूरा करने में। बिल्कुल, आधुनिक सिनेमा का मतलब ये है कि बच्चा जब सिनेमा में चीजों को देखता है तो वह समझने का प्रयास करता है। ऐसा नहीं कि आप सिनेमा में कुछ भी दिखा रहे हैं, यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है। आधुनिक सिनेमा मतलब ऐसा कुछ जिसमें हम छात्रों को रचनात्मक कार्यों के लिए क्या कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अभिनेताओं जैसा दिखने का ये सब उद्देश्य हमारा नहीं है। एक चीज और ध्यान रखेंगे, अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने सीडीपी ठीक से नहीं पढ़ा है और वो एग्जाम में बैठता है, तो एक ट्रिक याद रखिएगा। वो ट्रिक ये है कि हमेशा जब भी आप आंसर लगाएं, बच्चों के अगेंस्ट वो आंसर नहीं होना चाहिए। दूसरा, हमेशा प्राथमिकता बच्चों को दें और हमेशा उसमें देखिए सकारात्मक शब्दों का ही उपयोग करें। नकारात्मक जो वर्ड होता है वो आंसर कभी नहीं होता। तो यहाँ पर सबसे सकारात्मक क्या था कि आधुनिक सिनेमा से रचनात्मक कार्यों को पूरा करने में मदद मिलती है। तो इस तरह से भी आप ट्रिक के द्वारा सीडीपी कल हल कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष में संचार निर्भर करता है शिक्षक की स्पष्ट करने की क्षमता पर। हाँ बिल्कुल निर्भर करता है, लेकिन आगे का भी ऑप्शन देखेंगे। विषय की कठिनाई स्तर पर नहीं, यहाँ पर संचार की बात हो रही है, विषय कहाँ से आ गया, विद्यार्थियों की योग्यता पर। और अगला है कक्षा अंतः क्रिया पर। देखिए यहाँ पर शिक्षक की स्पष्ट करने की क्षमता पर यह आंसर सही हो सकता था, लेकिन जब कक्षा की बात होती है तो कक्षा में क्या होता है, कक्षा में छात्र और शिक्षक दोनों होते हैं, ठीक है, छात्र और शिक्षक दोनों होते हैं। इसीलिए कक्षा का अंतःक्रिया पर क्या करेगा, ये निर्भर करेगा कि अंतःक्रिया क्या होता है, छात्र और शिक्षक एक दूसरे से किस तरह बातें कर रहे हैं, शिक्षक कितने अच्छे से बच्चों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सभी कक्षा के अंतःक्रिया पर निर्भर करता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अध्यापक की योग्यता एवं व्यवहार का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं, कौन करते हैं। हमको लगता है कि केवल हम क्या कर रहे हैं, छात्र का मूल्यांकन कर रहे हैं, लेकिन छात्र क्या करते हैं, एक शिक्षक का मूल्यांकन करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पास ऑप्शन देख लेते हैं, उनके प्रधानाध्यापक नहीं करते, समाज के संभ्रांत लोग नहीं करते, विशेषज्ञ नहीं करते। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, वो शिक्षक को बहुत ऑब्जर्व करते हैं, उनके पहनने के तरीके, उनके बोलने के तरीके, हर चीज को बहुत नोटिस करते हैं। तो यहाँ पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। अगला है, छात्रों की प्रगति का ब्यौरा अभिभावकों को देना आवश्यक है। क्यों है भई आवश्यक? ऑप्शन ए, इससे अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति जान सकेंगे, ठीक है। इससे अभिभावकों को ट्यूशन लगाने की उचित सलाह मिलेगी। अगर ट्यूशन ही लगाना है तो टीचर का कोई वैल्यू ही नहीं है, फिर तो आपके पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि स्कूल जाने के बाद भी बच्चे क्या करते हैं? अलग से ट्यूशन का सहारा ले रहे हैं। उसका कारण क्या है? टीचरों की लापरवाही। तो ये गलत हो जाएगा। इससे बच्चों में डर बना रहे, ऐसा नहीं है। बच्चे अभिभावकों को गलत जानकारी दे सकते, नहीं दे सकते, गलत। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि इससे अभिभावक क्या करेंगे? अपने बच्चों की प्रगति को जान सकेंगे कि हमारा बच्चा कितना समझ रहा है, कहाँ दिक्कतें आ रही हैं। अगर दिक्कतें आ रही हैं तो उसका सोल्यूशन क्या है। यही कारण है कि कभी कभी पेरेंट्स मीटिंग में ये सारी चीजें की जाती हैं, ताकि अभिभावकों की तरफ से भी चीजें सुधारी जा सके। ठीक है, ट्यूशन लगाना ताकि बच्चों को हम बताएं तो चलिए भाई आपका बच्चा बहुत कमजोर है, आप अलग से ट्यूशन लगाइए, ये सब बताने के लिए नहीं किया जाता। ठीक है, आपके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत नौकरी, अभी हम अब भावनाओं में बह के आंसर नहीं देना है, ठीक है। अभी का उद्देश्य क्या है? ऐसा उद्देश्य है नहीं, लेकिन हमने उद्देश्य बना लिया कि हम शिक्षा ग्रहण करेंगे तो हमें बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, तो ये उद्देश्य नहीं है। तो वास्तविक उद्देश्य क्या है देख लेते हैं। छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास हो, बिल्कुल। छात्रों को कुशल साक्षर बनाना, ठीक है। जब और बालकों का संपूर्ण विकास में ये तीनों कारक आ जाएंगे। बच्चे को अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी, कुशल साक्षर भी बन जाएगा और मानसिक विकास भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आज के बच्चों के कंधों पर ही कल देश का दायित्व होगा, इस कथन का क्या आशय है? आज के बच्चों के कंधों पर कल के देश का दायित्व होगा, इस कथन का आशय देखते हैं। ऑप्शन ए, बच्चों का कंधा मजबूत करना चाहिए, ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे इसका सिंपल सा अर्थ ये है कि बच्चे जो क्या है वो भविष्य के या भावी शिक्षक हो सकते हैं, भावी डॉक्टर हो सकते हैं, या भावी इंजीनियर, या भावी कुछ भी हो सकते हैं, किसान भी हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकते हैं। इसीलिए बच्चों का सर्वांगीण विकास, बच्चों का संपूर्ण विकास करना चाहिए, ये इसका अर्थ है। ना कि कंधा मजबूत करने से देश का दायित्व उस पर नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। बच्चों को स्कूल में शारीरिक प्रशिक्षण देना चाहिए। यहाँ बस कंधा मजबूत करने का मतलब ये नहीं कि बच्चे का शारीरिक रूप से कंधा मजबूत करने की बात हो रही। यहाँ पर कंधा मजबूत करने का मतलब ये है कि बच्चे को सक्षम बनाना हर तरीके से, तो ये भी गलत हो जाएगा। बच्चों के समुचित यानी क्या होता है? समुचित यानी संपूर्ण विकास, तो ये बिल्कुल सही है। बच्चों पर कम भार रखना चाहिए, ये सब नहीं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माना जाता है कि महिला शिक्षक प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्यों है भाई उपयुक्त? वे बच्चों के साथ धैर्य पूर्वक और प्यार से काम करती है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये महिला शिक्षक की बात इसलिए हो रही है कि महिला शिक्षक को मुख्य रूप से क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो थोड़ी भावुक होती है, उनमें धैर्य ज्यादा होता है, बच्चों के प्रति उनका जो ममता होता है, माना जाता है कि ममतामयी होती है ना महिलाएं। तो ये भी एक रीजन है। यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं कहा गया है कि पुरुष को ना रखा जाए, यहाँ पर ये कहा गया है कि महिला शिक्षक को क्यों अधिक उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, उनके पास अन्य व्यवसायों के लिए कम अवसर, ऐसा नहीं है कि भाई चलो कोई अवसर नहीं है, कोई व्यवसाय नहीं है तो चलो टीचर ही बन जाते हैं, ऐसा गलत है। वे कम वेतन पर काम करने के लिए सहमत होती है। हाँ, बेचारी कोई ऑप्शन ही नहीं है तो चलो कम वेतन पे ही काम कर लेगी, तो इनको टीचर बना देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षा के लिए कुछ योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं है कि चलो महिला में कोई योग्यता नहीं है तो इसको हम प्राथमिक स्तर का शिक्षक बना देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विद्यार्थियों में नैतिक मूल्य किस प्रकार पैदा किया जा सकता है? ठीक है, अब देखिए यहाँ नैतिकता की बात हो गई, नैतिक मूल्य की, तो नैतिक से संबंधित एक मनोवैज्ञानिक है, याद रखेंगे कौन है? कोहलबर्ग। ठीक है, कोहलबर्ग,
इनका नाम याद रखेंगे, लॉरेंस कोहलबर्ग। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। आपसे पूछा जा सकता है नैतिक विकास का सिद्धांत चलिए, तो विद्यार्थियों में नैतिक मूल्य किस प्रकार पैदा किया जा सकता है? ऑप्शन ए, सुबह की प्रार्थना द्वारा नैतिकता आ जाएगी क्या? नहीं। नैतिक मूल्यों का पत्र व्याख्यान देकर, बस अब बड़े बड़े व्याख्यान देंगे तो नैतिकता आ जाएगी क्या? नहीं आएगी। पाठ्यक्रम के साथ संबंधित करके, बिल्कुल, अगर आप अपने क्या कर रहे हैं, किताबों में ही पाठ्यक्रम में ही क्या कर रहे हैं, नैतिकता की बात कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कहानियों को डाल रहे हैं, तो बच्चों में बिल्कुल नैतिकता आ सकती है। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे भी देख लेते हैं। महान व्यक्तियों की जीवन गाथा बताकर, किसमें? पाठ्य पुस्तक के द्वारा ही। ठीक है, पाठ्य पुस्तक में ही ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने का सर्वोत्तम साधन है। ठीक है, छात्रों से संपर्क करके, अभिभावकों से संपर्क करके, या सामाजिक सर्वेक्षण द्वारा, या पुस्तक अध्ययन द्वारा। देखिए, निकट समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने का सर्वोत्तम साधन क्या है? छात्र से आप बातचीत करें। छात्र से जब आप बातचीत करेंगे और जब आप सुनेंगे तो आप उन्हें और सलाह दे सकते हैं। बच्चे खुलकर आपसे बात करेंगे, हो सकता है कि वो जो गलतियां कर रहे हैं वो ना करें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक सर्वेक्षण भी एक अच्छा है, लेकिन सामाजिक सर्वेक्षण का एक अच्छा माध्यम क्या है कि आप छात्रों से संपर्क करें। ये भी एक सर्वेक्षण का माध्यम ही है। पुस्तक भी एक माध्यम है। ठीक है, अभिभावकों से भी संपर्क करना एक माध्यम है, लेकिन आप डायरेक्ट अपने स्टूडेंट से, अपने छात्र से संपर्क करते हैं तो और अच्छा है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित करता है? उन्हें सदैव हंसी मजाक करके। ठीक है, हंसी मजाक। आगे देखेंगे, उनसे उचित दूरी। दूरी एक निगेटिव वर्ड है। आप अपने छात्र से दूर रह रही हैं, कहीं ना कहीं आप उनको बहुत कह सकते हैं भावुक रूप से क्या कर रहे हैं, आप उनको ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका निदान करनी, ये तो सबसे बेस्ट है कि आप उनका प्रॉब्लम सुन रहे हैं, फिर उनका सलूशन उन्हें बता रहे हैं। छात्रों को अपना परम मित्र बनाकर, नहीं, मित्र बना लेंगे तो आप फिर मित्रों जैसा आपके साथ वो रिप्लाई करेंगे कि चल यार ये वो, तो वो बर्दाश्त कभी कभी नहीं होता। ठीक है, क्योंकि एक एज का जो गैप होता है ना, वो आ जाता है। मित्र बनाना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर परम मित्र का मतलब ये है कि एक होता है ना दोस्ताना व्यवहार, जहाँ पर जैसे आप लोग मित्र होते हैं वैसा कुछ है। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा कि आप उनका समस्या सुने, फिर आप उनका निदान करें। तो इससे क्या होगा, छात्र को लगेगा कि यार मैं शिक्षक से कोई भी बात बताता हूँ तो वो बहुत अच्छे से सुनते हैं या सुनती है और मेरी मदद करते हैं। तो अपने आप वो एक मित्रता वाला और एक जो आदर्श शिक्षक का भाव होता है ना, वो ऑटोमेटिक आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण क्या है? एक कौशल है, एक कला है, एक क्रिया मात्र है। मात्र तो निगेटिव वर्ड हो गया, इसको ऐसे काट दीजिए। एक तपस्या, आप ऋषि, ठीक है, लेकिन आप ऋषि, यहाँ पर सबसे बेस्ट है कि शिक्षण एक कौशल है। ठीक है, एक तपस्या है, ठीक है, तपस्या थोड़ा सा यहाँ पर नकारात्मक। हमारा तो काम ही है कि शिक्षा बिना बोझ के, आप सभी को पता है कि शिक्षा नीति के तहत एक लाया गया है शिक्षा बिना बोझ के। तो अगर शिक्षा तपस्या जैसे हो जाएगी तो लोगों को शिक्षा वो लगेगी, तपस्या एक बोझ लगेगी। ठीक है, तो बच्चों को ये नहीं बताना है कि बहुत कठिन है शिक्षा, उसे सरल बताना है। तो शिक्षा एक क्या है? शिक्षण एक कौशल है। शिक्षकों का मूल्यांकन किसके द्वारा होना चाहिए? निरीक्षण अधिकारियों के द्वारा, उसके समवर्ती और उच्च अधिकारियों द्वारा, समाज द्वारा। सबसे बेस्ट है, मैंने बताया था, उनके छात्र या उनके शिक्षार्थियों द्वारा। शिक्षार्थी मतलब जो शिक्षक, जो छात्र शिक्षा ग्रहण करें। अगला क्वेश्चन है, यदि कहीं राजनीतिक बहस हो रही है तो आप क्या करेंगे? सक्रिय रूप से भाग लेंगे। भाग लेंगे मतलब तुरंत भाग लेंगे। यहाँ भाग लेंगे का मतलब ये पार्टिसिपेट करना। ठीक है, तो ये सही है। आनंद लेंगे, आनंद नहीं लेना है आपको। किसी एक पक्ष की ओर रहेंगे नहीं, आपको भेदभाव नहीं करना है, न्याय पे बात करना है। ध्यान ही नहीं देंगे कि अरे छोड़ो हमको क्या करना है, ऐसा भी नहीं करना है। जब आप सक्रिय रूप से भाग लेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सही बात कर रहा है, कौन गलत, और आप सही रूप से निर्णय ले सकेंगे और कहीं ना कहीं आप अपने लिए ही बेहतर काम करेंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक के रूप में आप अपना शाम का समय किस कार्य में लगाना पसंद करेंगे? अगर आप एक टीचर हैं, राजनीति की चर्चा करने में, मनोरंजन के कार्यों में, धन प्राप्ति के अन्य कार्य में या सामाजिक कार्य में? देखिए, आप जब समाज से जुड़ेंगे तो ऑटोमेटिक राजनीति के बारे में भी पता चलेगा, शिक्षा के बारे में पता चलेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक को दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए क्योंकि छात्रों की पाठ में रुचि रहती है, ठीक है। छात्रों का ध्यान पढ़ाई में केंद्रित रहता है, ठीक है। ज्ञान को वास्तविक रूप से प्रदान करने एवं पाठ में विविधता लाने में सहायक होती है, ठीक है। जब तीनों सही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को चाहिए कि वो कक्षा में, सबसे पहले इस वर्ड का मतलब समझते हैं। सृजनात्मक चिंतन का मतलब ये है क्यों, कैसे, कहाँ, अर्थात तर्क। बच्चा तर्क करना समझे, वो सही गलत समझे, ठीक है। अगर आप किसी टॉपिक के बारे में भी समझा रहे हैं तो उसके बारे में वो बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करे, वो होता है सृजनात्मक चिंतन। इसमें बच्चा रटता नहीं है बल्कि चीजों को समझता है। तो कक्षा में आप ऐसा क्या करेंगे तब ये सृजनात्मक चिंतन का भाव आएगा? उन्मुक्त वातावरण रखेंगे, बिल्कुल। उन्मुक्त वातावरण है ना, एक बेहतर बच्चों के उपयुक्त वातावरण रखेंगे। ऑप्शन बी है छात्रों को नियंत्रित। देखिए, नियंत्रित अगर आप किसी जानवर को भी रखते हैं तो वो भी घुटन महसूस करता है, फिर तो वो छात्र है, गलत हो जाएगा। उन्हें परंपराओं से ना हटने दे कि नहीं, परंपरा चला आ रहा है कि हम आपको कंट्रोल करें, छात्र शिक्षक का बात मानेगा ही, ठीक है, हम ऐसा करेंगे तो आप ऐसा ही करोगे, ये गलत है। कदम कदम पर उनको सही शिक्षा प्रदान करें, ये भी सही है। अब देखिए, यहाँ पर सवाल आता है कि ऑप्शन ए सही होगा, उन्मुक्त वातावरण रखें या कदम कदम पर उनको सही शिक्षा प्रदान करें। तो देखिए, सृजनात्मक चिंतन के लिए आप उन्मुक्त वातावरण रखें, यहाँ पर सृजनात्मक चिंतन की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि विद्यालय में शिक्षण सहायक सामग्री का अभाव है तो आप क्या करेंगे? बिना सहायक सामग्री के शिक्षण कार्य करेंगे? गलत, कि चलो नहीं है शिक्षक सामग्री तो हम बिना शिक्षण सामग्री, जिसे हम क्या कहते हैं, TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, याद रखेंगे। कभी कभी इंग्लिश पेडागोजी में TLM का फुल फॉर्म पूछ लेता है। इन सब की परवाह नहीं करेंगे, अरे छोड़ो हमको क्या करना है, क्लास लेने से मतलब, सैलरी तो हर महीने मिलता है, ऐसा भाव नहीं लाना है, इसलिए गलत हो जाएगा। स्वनिर्मित सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल। चलो भाई TLM नहीं है तो हम क्या करें, अगर हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा रहे हैं तो चलिए हम ही प्लेनेट बना लेते हैं, हम ही एक सोलर सिस्टम बना लेते हैं, ठीक है, तो ये सही है। उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे, बस शिकायत ही करेंगे तो काम कब होगा? शिकायत ठीक है अपनी जगह, लेकिन उस चलते पढ़ाई प्रभावित नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, डी गलत। एक शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पसंद करेगा? मानसिक योग्यता, गीता, सामान्य ज्ञान या शिक्षण की विधियां? देखिए, मानसिक योग्यता हो गया, गीता हो गया, सामान्य ज्ञान हो गया, ये सभी अगर हम छात्रों को पढ़ाने के लिए करते हैं ना तो ये सभी किस में शामिल हो जाते हैं? शिक्षण विधिया में ही शामिल हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है, कब किया जा सकता है? अच्छी शिक्षण सुविधा देकर, हाँ किया जा सकता है। सामाजिक दायित्व का बोध करवा के, ठीक है। छात्रों में स्वयं के हित का ज्ञान देकर, उनको धन देकर। छात्रों में स्वयं का हित नहीं, स्वयं का हित बच्चा सोचेगा तो वो अपराध भी करने लगेगा, तो यहाँ पर सी नहीं है। धन देना गलत है। सामाजिक दायित्व का बोध करवा कर, ये भी सही है। साथ में अच्छी शिक्षण सुविधा देकर। देखिए, सर्वांगीण विकास कब होगा? जब आप छात्रों में क्या करेंगे? अच्छी शिक्षण सुविधा देंगे। अब कैसे? सवाल आता है कि चलिए हम मान के चलते हैं, यहाँ पर मैं मिटा देती हूँ इसको। यहाँ पर हमने देखा कि आपका जो ऑप्शन सी है वो गलत है और ऑप्शन डी है ये भी गलत है। चलिए इसको मैं काट दे रही हूँ, ये गलत है हमारा, ठीक है, ये भी गलत है। यहाँ पर दो ऑप्शन सही दिख रहा है, अच्छे शिक्षण सुविधा देकर, सामाजिक दायित्व का बोध करा के। अब देखिए, सामाजिक दायित्व का बोध कराना एक प्रकार का क्या है? शिक्षण ही है, शिक्षा ही है, तो ये भी तो एक अच्छी शिक्षण सुविधा में आया ना, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा कि एग्जामिनर दो ऑप्शन ऐसा देगा जिसमें आप फंसने का प्रयास करेंगे या फंस सकते हैं,
तो हमेशा याद रखेंगे कि दूसरा ऑप्शन हमेशा एक पर निर्भर होता है। जैसे बी ऑप्शन कहीं ना कहीं ए से जुड़ा हुआ था, उस पर निर्भर था, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है? प्रशासनिक सुधार द्वारा, परीक्षा पद्धति में परिवर्तन करके, शिक्षा पर अधिक धन खर्च करके, श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करके। तो देखिए, शिक्षा में अगर सुधार करना है तो सबसे अच्छा है कि आप क्या करें, श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करें। आप उन्हें क्या करें, प्रॉपर एक ट्रेनिंग दीजिए कि एक बेहतर शिक्षक क्या होता है, उसे क्या क्या करना चाहिए। क्योंकि देखिए, हो ना हो, शिक्षक एक बहुत बड़ा मार्गदर्शक होता है उन सभी बच्चों का जो भविष्य में कुछ बनने वाले होते हैं। लेकिन अभी का दिक्कत ये है कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ श्रेष्ठ शिक्षकों की कमी है। ठीक है, तो ये एक दुख की बात है। अभी पैसे को, सैलरी को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। सरकारी नौकरी यहाँ नाम आते ही हमें क्या लगता है, बस सरकारी नौकरी मतलब आराम, जबकि ये गलत है ना। तो आराम के नाम पर लोग सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हमें शिक्षा में सुधार करना है तो सरकारी हो या प्राइवेट हो, शिक्षक श्रेष्ठ होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सफल शिक्षक वही है जो अच्छे अंक देता है? नहीं। नियमित गृह कार्य देखता है? नहीं। कठोर अनुशासन रखता है? अनुशासन तो जहां दिखे सीधा काट ही देना, क्योंकि निगेटिव वर्ड है। छात्रों की प्रगति के प्रति सजग रहता है? ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अर्थात सफल शिक्षक वही है जो क्या करता है, छात्रों की प्रगति, प्रगति मतलब उसके विकास, कौन सा बच्चा विकास कर रहा है। अगर कोई बच्चा धीम विकास कर रहा है तो क्या कारण है, कोई बच्चा स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा है तो क्या प्रॉब्लम है। अगर वो प्रगति पर ध्यान देता है तो वो सबसे बेहतर शिक्षक है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण मुख्य रूप से खाली स्थान द्वारा किया जाना चाहिए? शिक्षण मुख्य रूप से कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा किया जाना सही है? अप्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा बिल्कुल नहीं। अनुभवी शिक्षकों के द्वारा? अनुभवी तब होगा जब उसमें कुशल और उसे कुशलता हो और उसमें प्रशिक्षण दिया जाए। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए पर ही निर्भर करता है। युवा प्रतिभाशाली व्यक्तियों द्वारा? जरूरी नहीं है कि केवल युवा ही अच्छे शिक्षक हो, बुजुर्ग भी अच्छे शिक्षक होते हैं, क्योंकि उन्हें अनुभव होता है, वो कुशल होते हैं, उन्हें प्रशिक्षण भी मिला होता है। तो ये सभी किस पर है, ए पर है, इसलिए गलत हो गया, ये भी गलत, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सफल नेतृत्व होता है प्रजातांत्रिक, राजतांत्रिक, समूह आधारित, तानाशाही? सबसे पहले निगेटिव वर्ड छांटते हैं। तानाशाही निगेटिव वर्ड है, राजतांत्रिक भी निगेटिव वर्ड है, समूह आधारित ठीक है, सबसे बेस्ट है यहाँ पर प्रजातांत्रिक। प्रजातांत्रिक मतलब कोई किसी से भेदभाव नहीं करेगा, शिक्षक भेदभाव नहीं करेगा। सफल नेतृत्व वही है जो प्रजा को अर्थात छात्रों को ज्यादा मौका देगा। हमारा देश क्या है, प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर जनता को अधिक महत्व दिया जाता है। तो यहाँ पर प्रजातांत्रिक हो, लोकतांत्रिक हो, बहुत पॉजिटिव वर्ड है। तो पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड का भी मैं क्लास करा दूंगी। अभी कंटिन्यू आप लोग क्लास देखिए, बहुत हेल्प होगा। ठीक है, और मैं थ्योरी वाली क्लास भी करा ही रही हूँ कंटिन्यू। अगर आप लोग थ्योरी वाले क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। कक्षा शिक्षण में आईसीटी प्रयुक्त करते समय अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगा? ये गलत है भाई, ऐसा नहीं कि अध्यापक की आवश्यकता नहीं होगी। ऑप्शन बी है, अध्यापक के लिए कार्यभार अधिक ले जाएगा। ये निगेटिव वर्ड है कि हम शिक्षकों को अधिक काम देंगे तभी वो अच्छा शिक्षक है। अध्यापक की भूमिका समन्वयक के रूप में रहेगी, बिल्कुल सही बात है। अध्यापक की भूमिका केंद्रीय हो जाएगी, गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्र का विकास किस पर निर्भर करता है? मानवीय संसाधनों पर, वन साधनों पर, खनिज पदार्थों पर, भौतिक? अच्छा एक बात बताइए, चाहे वन हो, चाहे खनिज हो, या आपका भौतिक संसाधन हो, इस सब का उपयोग और दुरुपयोग कौन करता है? मानव करता है। तो ये किस पर निर्भर करेगा? मानव पर निर्भर करेगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। मान लीजिए आपकी कक्षा में एक प्रतिभाशाली छात्र बैठा है और आपके सभी प्रश्नों की त्वरित उत्तर देता है, तो आप अपने छात्र के संबंध में क्या कहेंगे? आप तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे और उसे अहम आम ना होने के लिए समझाएंगे? अच्छा, उसे अहम ना होने के लिए समझाएंगे,
देखिए ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा बहुत अच्छे से जवाब दे रहा है, प्रतिभाशाली है, तो आप क्या करेंगे, चलो ये बहुत जवाब देता है ना, चलो देखता हूँ इसका आंसर दे पाता है कि नहीं। या आप बोलेंगे कि चलो ठीक है आता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बहुत होशियार हो। ये सब बातें करना गलत है। आप समझते हैं कि उसे तुरंत सभी उत्तर दे देने चाहिए ताकि आप आपकी ज़िम्मेदारी से मुक्त हो सकें। नहीं, ये गलत है कि आप अपनी ज़िम्मेदारी से मुक्त हो गए हैं अगर उसे अच्छे से आ रहा है तो। आप उसे कहेंगे कि कक्षा में आधीर होना अनुपयुक्त व्यवहार है, ये सब नहीं कहना है बच्चों को। आप विद्यार्थियों से अत्यधिक जटिल प्रश्न पूछेंगे, जिससे ये एहसास हो कि आप सबसे अच्छे शिक्षकों में से एक है। ये ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। रुकिए, कहीं बस गड़बड़ है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं हम। आप तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे और उसे यहाँ बस कुछ तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, होने के लिए समझाएँगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन मार्क। आप समझते हैं कि उसे तुरंत सभी उत्तर दें, ये तो नेगेटिव है। आप उसे कहेंगे कि कक्षा में अधीर होना अनुपयुक्त व्यवहार है। चलिए ये भी गलत है। यहाँ पास ना थोड़ा-सा 1 सेकंड। चलिए यहाँ पास ना एक मिस्टेक है, अधीर, ये आम नहीं है, यहाँ पास क्या हो जाएगा, अधीर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ए होगा। क्यों होगा, देखिए आप तुलनात्मक रूप से, जब बच्चा प्रतिभाशाली और सारे प्रश्नों का उत्तर देगा तो आप थोड़ा सा और कठिन प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि प्रश्न पूछना अच्छी बात है। और उसे अधीर न होने के लिए समझाएंगे का मतलब ये है कि धैर्य रहित, कि ठीक है बेटा आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना धैर्य खोएंगे। ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम मिलेंगे टॉप क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू। पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।